Good morning, students. Today we are going to continue the chapter Forms of Business Organization, and the topic is Joint Stock Company. Joint stock company is very suitable form of organization for the large scale business. In this we have large financial resources. We can issue the share to public and collect more and more funds in joint stock company. Is it clear? In joint stock company there is legal registration is must. और जॉइंट स्टॉक कंपनी में बेटा क्या होता है कि इसमें हम बहुत लार्ज कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, और जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट रहेगा कैपिटल का, तो दैट मीन्स वी कैन हायर अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, वी कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. क्योंकि जो हमारी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इन सब में हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये था कि बिजनेस को पूरी तरह से मैनेज भी खुद करते थे, सारी एक्टिविटीज़ खुद करते थे. रीज़न ये, और एक पर्सन सारी एक्टिविटीज़ में एफिशिएंट नहीं हो सकता. रीज़न वहाँ पर ये सब करने का क्या था? क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज था. बट इन द केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और लार्ज स्केल के बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए सबसे सूटेबल फॉर्म क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, तो इस कंपनी को हम बहुत लार्ज स्केल तक भी कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स को हम इनवाइट कर सकते हैं. बेटा यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जो हमें जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 लाख, फिलहाल हमें 5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक शेयर 10 रुपये का कर दिया, तो दैट मीन्स जो मेरे पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई, जो यहाँ पे शेयर्स हो गए वो क्या हो गए? 50,000. शेयर क्या होता है? जब हम कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नॉन एज शेयर. अब 5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मैंने क्या किया, 50,000 शेयर है, और पर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10,000. तो दैट इज नॉन एज शेयर कैपिटल. अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक पर्सन को कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं. कोई इसमें से 200 शेयर खरीद ले, कोई 500 शेयर, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. एनी नंबर ऑफ शेयर कैन ही बाय. ठीक है, तो ये हमारा ये कैपिटल होता है. कि शेयर कैपिटल क्या होता है? कंपनी की कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नॉन एज शेयर कैपिटल. तो हमारे पास सबसे बेटर सोर्स जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में यही है कि हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को इशू कर देते हैं. कोई मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी खरीद सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है. और कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर मतलब रजिस्टर्ड कराना बहुत मस्ट है. इसके बिना, रजिस्ट्रेशन के बिना कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, separate legal existence after the registration of companies 1956, perpetual succession, that means it continue, member may come, member may go, insolvency, incapacity does not affect the companies. Is it clear? जैसे क्या था पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो कंपनी बंद. बट परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं है, कंपनी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी. एंड कॉमन सील, बेटा कंपनी, इसको चलो अच्छा अभी हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं. तो ये हमारी चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है कंपनी की. तो अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी की, हमारी कंपनीज की क्या क्या फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. कंपनी की अपनी एक अलग से लीगल एग्जिस्टेंस है, बिकॉज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 it comes into different legal existence. that means कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने नाम से रजिस्टर्ड हो गई. जब उसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गया, इट कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी विद इट्स ऑन नेम. इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी हमारी कंपनी है जो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ. इज इट क्लियर? कंपनी एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन, बस एक ये है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, बट एक पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से कंपनी पूरा वर्क,
पूरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। इसमें क्या है कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी सेल कर सकती है, कंपनी कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। दैट मीन्स कंपनी इज टोटली लीगली वैलिड लाइक अ ह्यूमन बॉडी, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। बट बस वही है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी काम कंपनी हमारा पूरा कर सकती है। अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इवन कि कंपनी के नेम पे केस फाइल भी हो सकता है और कंपनी अपने नेम से किसी अनदर थर्ड पार्टी के लिए केस फाइल भी कर सकती है। दैट मीन्स कि सेपरेट एक अलग से लीगल एक आइडेंटिफिकेशन है कंपनी का। रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड कराना मस्ट है। विदाउट रजिस्ट्रेशन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन। फोर्थ वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। कंपनी में क्या है, किसी पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कोई इनकैपेसिटी, कोई पार्टनर नहीं एफिशिएंट है वर्क को करने के लिए, हमारी कंपनी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी हमारी जब लीगल एग्जिस्टेंस, कंपनी हमारी कैसे एग्जिस्ट करती है, विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइक लॉ, कंपनीज 1956। अब कंपनी हमारी बंद तभी होगी जब लीगली वाइंड अप होगी, अदरवाइज किसी मेंबर की डेथ होने से कोई कंपनी पे इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। मेंबर आए मेंबर जाए, हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लीगली ये एग्जिस्ट करती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो लीगली ही इसको वाइंड अप कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इट डिपेंड्स अवर ऑन विश, whenever we want to start and whenever we want to end we can end it. No, it depends on the legal act. कॉमन सील, अभी बेटा हमने डिस्कस किया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और मैंने आपको वहाँ पर बताया कि कंपनी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है। अब जब तक हम किसी पेपर पे सिग्नेचर ना कर दे तो वो हमारा वैलिड नहीं है। तो कंपनी की बेटा कॉमन सील, आप लोग सबको पता होगा कि जो स्टैंप होता है हमारा, वही कंपनी का सिग्नेचर होता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो कंपनी का सील लगता है ना पेपर पे, तो वही होता है, क्योंकि कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती है। तो कंपनी में क्या होता है बेटा, कॉमन सील एक स्टैंप लग जाती है। बट उस स्टैंप पे जो हमारी अथॉरिटीज़ है, जो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, वो अथॉरिटीज़ उस पर साइन करेंगी, तब वो हमारा वैलिड होगा। सिर्फ कॉमन सील स्टैंप लगाने से हमारा पेपर वैलिड नहीं होगा। उस कॉमन सील पे जो भी हमारी वैलिड अथॉरिटी है वो साइन करेंगी, वो लीगली, तब हमारा डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। दैट इज नॉन एज कॉमन सील। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में बेटा क्या होता था कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया है, उसमें से कोई छोड़ के नहीं जा सकता। अगर इन केस कोई पार्टनर छोड़ के भी जा रहा है तो वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, एनी मेंबर कैन ट्रांसफर द शेयर टू एनी पर्सन एंड ही कैन लीव द कंपनी। यहाँ पर कोई सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कंपनी के मेंबर हो, आपको मनी की ज़रूरत है, आप अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के 500 शेयर्स लिए हैं, अब आप क्या करते हो, इस कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हो, तो आप या तो अपना पैसा कंपनी से पूरा वापस ले लो, शेयर रिटर्न कर दो, नहीं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ए ने 500 शेयर्स लिए, ए को छोड़ना है, तो ए कोई भी आउटसाइडर है, फॉर एग्जांपल वाई है, वाई को अपना शेयर ट्रांसफर कर देगा, वाई इससे शेयर ले लेगा और पैसा दे देगा, ये अपनी कंपनी को छोड़ के जा सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और कभी भी छोड़ के जा सकते हो। और किसी भी मेंबर के जाने से, किसी की डेथ होने से हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑब्वियसली आफ्टर द लीगल रजिस्ट्रेशन देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, ऑनरशिप डिफरेंट है और कंट्रोल डिफरेंट है, क्योंकि ऑनर अलग है और कंट्रोल अलग है। लिमिटेड लायबिलिटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड उनके शेयर्स तक है, उससे ज़्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज किए हैं और शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़, ये पर्सन है हमारा बी, तो दैट मीन्स जो बी की लायबिलिटी है कंपनी में वो सिर्फ 10,000 तक के लिए बी रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज़्यादा के लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दैट मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ उनके शेयर तक लिमिटेड है, उससे ज़्यादा के लिए कंपनी उनसे डिमांड नहीं कर सकती है। तो सबसे बेस्ट फीचर ये लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता था
कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो बिजनेस को सेल करके दे, इवन कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर क्या है कि उनकी लाइबिलिटी जितने नंबर ऑफ शेयर्स वो परचेज करेंगे सिर्फ वहां तक ही उनकी लाइबिलिटी होगी। इज इट क्लियर? होप सो फीचर सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी का फर्स्ट मेरिट क्या है कि यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स परचेज करेंगे उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उनके नंबर ऑफ शेयर्स तक है, उससे ज़्यादा के लिए कंपनी उनसे डिमांड नहीं कर सकती है। सेकेंड इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बेटा आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आपने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिया, बट अब आपको कंपनी को छोड़ना है या आपको मनी की ज़रूरत है, तो आप अपना जो शेयर है वो किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करके इजीली आप कंपनी को लीव कर सकते हो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कि कंपनी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंपनी की जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है। दैट मीन्स कि किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई मेंबर ज्वाइन करे, कोई मेंबर छोड़ के चला जाए, हमारी कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स कि मेंबर में कम, मेंबर में वो गो, बट कंपनी कंटिन्यूस, कंपनी हमारी कंटिन्यूसली रन करती रहती है। कंपनी स्टार्ट होती है तो लीगली लॉ के थ्रू स्टार्ट होती है, और जब कंपनी का वाइंड अप होगा तब भी वहीं से होगा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा मन किया हमें कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना है तो हम बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी में हमारी ग्रोथ और एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है। रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हम इसको कंपनी को और एक्सपेंड कैसे, फाइनेंशियल रिसोर्स भी ज़्यादा है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत है तो हम अपनी शेयर कैपिटल को इशू कर देते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी शेयर होल्डर्स परचेज कर सकते हैं, तो सब अपना जो मिनिमम सेविंग है वो कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, कंपनी के पास अपना रिटेन्ड प्रॉफिट होता है। रिटेन्ड प्रॉफिट बेटा क्या होता है कि कंपनी जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसके बाद जो कंपनी के पास इनकम बचती है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को कंपनी क्या करती है, री इन्वेस्ट कर देती है। दैट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट होता है कंपनी उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे क्या होता है हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। दूसरा, कंपनी को इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह भी मिल जाता है, तो ये सब कंपनी के बेनिफिट है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये कंपनी का सबसे मेन मेरिट है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट बड़ा एफिशिएंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स अच्छे होने की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है। क्या होता था पार्टनरशिप में और अदर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सारा काम जो है वो खुद ही करते थे पार्टनर्स, बट क्या हर पर्सन सारी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होता है, नहीं होता। तो सबसे मेन फीचर है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ा एफिशिएंट, बड़ा इफेक्टिव होता है। रीज़न क्या है कि वो प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स को ज्वाइन करते हैं और वो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। रीज़न, अब यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स है। जब हम प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स को तभी तो हायर कर सकते हैं जब हम उनको एक अच्छा सैलरी देंगे, एक अच्छा पैकेज देंगे, तभी तो वो हमारी कंपनी के लिए वर्क करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमारे पास जो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल बहुत लार्ज अमाउंट में कलेक्ट हो जाती है, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करके कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है। और यहाँ पर एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप मिनिमम 100 शेयर, 50 शेयर, 200, मतलब ये डिपेंड करता है पीपल्स की सेविंग पे, वो कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो पीपल्स की जो स्मॉल सेविंग है, सब शेयर खरीदेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होंगे। दैट इज द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ नेक्स्ट इज द demerits of joint stock company. First one is complexity in formation. कंपनी को बेटा स्टार्ट करने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, रजिस्ट्रार के पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना, नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मतलब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री वर्क है। तो कंपनी का जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर है बेटा वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है। जैसे पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसको हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं और कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट इन द केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी देयर आर लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर इज वेरी लेंदी। सेकेंड वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी के केस में सबसे मेन डीमेरिट है कि कंपनी के केस में सीक्रेसी बिल्कुल नहीं रह जाती है, सीक्रेट कुछ नहीं रह जाता। रीज़न ये है कि कंपनी को ओपन डिस्कशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है और वो क्या हो सकता है पब्लिकली भी उसको कोई भी देख सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, अब ये पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कंपनी का ऑनरशिप, अभी हमने पढ़ा था कि ऑनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है। ऑनर डिफरेंट है और जो कंपनी का कंट्रोल है वो कुछ मैनेजमेंट जो कमेटी है वो कुछ सेलेक्ट करेगी मेंबर्स, दैट इज नॉन एज डायरेक्टर। ये सब जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो उन लोगों के हाथ में है क्योंकि ऑनर अलग है। मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजमेंट कमेटी सेलेक्ट करेगी कंट्रोल उन्हीं के हैंड्स में रहेगा। तो यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिवॉर्ड्स एंड एफर्ट्स। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या था कि वो जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते थे। बट यहाँ पे जो डायरेक्टर सेलेक्ट किए जाएंगे बेटा वो सैलरी बेसिस पे किए जाएंगे। अब उनको ये पता है कि वो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो कंपनी के ऑनर को मिलेगा। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, कंपनी के लिए फेवर में वर्क ही नहीं करते, वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है उनका सैलरी फिक्स है, जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ऑनर को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इम्पर्सनल हो जाता है, वो कंपनी के लिए सोचना छोड़ के अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं। न्यूमेरियस रेगुलेशंस, ऑब्वियसली अब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है कंपनी में, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमें कोई भी काम करना है तो स्टेप बाय स्टेप, टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, कोई भी काम करना तो ऐसा नहीं कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता, नहीं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस जो लॉ के थ्रू डिसाइड किए जाएंगे वो रूल्स रेगुलेशंस सबको फॉलो करने हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई अपना डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। डिले इन डिसीजन, बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रॉपर मीटिंग होगी, बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। मीटिंग में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, सब नंबर ऑफ मेंबर्स जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं मीटिंग के उस पर एग्री होंगे, तो वो पॉइंट्स जो भी हमारा मीटिंग में डिस्कशन होगा फिर उसको फिर फर्दर हम आगे इन्फॉर्म करेंगे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। इन केस अगर हमें किसी डिसीजन में थोड़ा सा भी चेंज करना है या कुछ भी करना है तो उसमें बड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है और एक बार हमने मैसेज कन्वे कर दिया उसी का इतना लेंदी प्रोसेस है, और अगर उसे चेंज करना है तो वो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। ऑलिगैर्किक मैनेजमेंट, ऑलिगैर्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कंपनी में हम कहते हैं कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट डेमोक्रेटिक सिस्टम इज ओनली इन द पेपर वर्क, बट इन रियल देयर इज नो डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ठीक है ना, वही जिनके हाथ में कंट्रोल है वही कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं। कहने की बात है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक है कि सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट रियल में क्या होता है कि जो कंपनी का कंट्रोल है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। वो क्या करते हैं, अपने फेवर में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, वो कंपनी के फेवर में नहीं, वो क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं और कंपनी के इंटरेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, अब यहाँ पे बेटा कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, ऑनर है, एम्प्लॉई है, सब अपने ही फेवर में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो क्योंकि उनको कम पैसा अगर हम देंगे जो बचेगा वो हमको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारा सैलरी ज़्यादा हो। दैट मीन्स हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है और उनके इंटरेस्ट को लेके कन्फ्लिक्शन होता है, लड़ाई झगड़े। दैट मीन्स हर कोई अपने फेवर में सोचता है, कंपनी के इंटरेस्ट को कोई नहीं ध्यान में रख रहा है, उसको सब इग्नोर कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। तो दैट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.